हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण। आज हम लिखने वाले हैं अपना आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट 18। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट बाय लॉ या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर अ बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो सिंपल सा मैटर है, हमारे पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है कि जो भी स्टेट्स बनाने की पावर है या फिर उनका ऑल्ट्रेशन है बाउंड्रीज वगैरह का, वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट मे सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। दिस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर नॉट बाउंडिंग। तो याद रखिएगा, बाउंडिंग किसी पर नहीं होती है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं तो भी बाउंडिंग नहीं होती है उन पर, और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से एडवाइस लेते हैं फिर भी नहीं होती। ठीक है, और हमारा ये आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्जाम प्रिपरेशन बंडल है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको रिवीजन के लिए नोट्स सारे सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें बैंकिंग लॉ पे मोस्टली फोकस किया गया है। आपको ये जस्ट 349 का मिलेगा, और अभी ऑफर चल रहा है तो आप अभी ले सकते हो, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर अगर नोट्स चाहिए आपको, यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस more than once is guaranteed under which specific article of the Constitution of India? आर्टिकल 21, 22, 23 या फिर 22। तो इसका ट्रिक बता देता हूँ मैं। डबल का मतलब टू होता है, तो 20 का टू। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद रखना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायनेमिक डॉक्ट्राइन of residuary powers based the power to make laws on matters state legislature exclusively या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 248 या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय स्पेशल काउंसिल या फिर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो रेजिडुअरी पावर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, 248 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बीएनएस अंडर द बीएनएस द क्लासिक ऑफेंस ऑफ सेडिशन हैज बीन एक्सप्लिसिटली ऑमिट, और जो कि अब नया नाम आ गया है इसका, एक्ट्स इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे है ये? तो याद रखिएगा, ये सेक्शन 152 में है और इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये नया अमेंडमेंट हुआ है तो इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कोडिफाइड अंडर विच स्पेसिफिक सेक्शन? सेक्शन 320, 325, 116 या फिर 117? आंसर दो आप लोग 5 सेकेंड में। ओके, तो बिल्कुल 117 में ग्रीवियस हर्ट दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, और 116 में सिंपल हर्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 319 ऑफ द बीएनएस 2023 a separate framework is addressing cheating by personation. What is the maximum sentence provided for this offense? imprisonment up to 1 year, 3 year and fine या फिर 5 year या फिर 7 years? तो याद रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन के लिए 3 years की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बीएनएस द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट extend to multiple layouts which section codifies the baseline definition of an abater? सेक्शन 107, 108, 45 या फिर 46? आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो अबेटमेंट हमारा 108 में है, बट बीएनएस का एक बार सेक्शन चेक करना, ये 108 नहीं। ठीक है, बीएनएस का, ये आईपीसी का है। बीएनएस का सेक्शन कुछ और है, वो मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, क्या है, क्योंकि मैं गलत चीज देने से अच्छा है एक बार कंफर्म करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट इज of trade is void. However, a specific statutory exception applies to this rule. Which transaction falls into this exception? A contract restricting a worker from joining any competitor ever, या फिर a one who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a business
similar business within specified local limits so long as the buyer carries on a like business thereon, या फिर आप म्यूचुअल कार्टेल प्राइसिंग एग्रीमेंट, या फिर तो इसका सिंपल सा आंसर हमारा जो गुडविल बेच देते हैं उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स reciprocal promises to do certain things which are legal and also under specified circumstances to do certain other things which are illegal, what is the legal status under section 53? The entire contract is completely void, या फिर the first set of promises is a contract but the second is a void agreement, या फिर the entire transaction is voidable at the option of promisee, या फिर becomes valid if a high penalty fee is paid। तो याद रखिएगा इसको, द फर्स्ट सेट ऑफ promises is a contract but the second is void agreement, ठीक है, याद रखिएगा। इसको बोलेंगे पार्टली इलीगल एंड पार्टली इलीगल पार्ट, ओके। और इसका एग्जांपल पढ़िएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 127 स्टेट्स दैट एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, या फिर वॉइडेबल ट्रांजैक्शन पैरामीटर, या ग्रेटुइस एग्जीक्यूशन एलिमेंट, या फिर इंडेमनिटी लेजर सेटअप। तो इसका आंसर हमारा सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर as specified for payment of a debt or performance of a promise. Promise is explicitly defined under section 172 of the Indian Contract Act as a bailment, pledge, hypothecation या फिर lien। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेज, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंपनी एक्ट अ कंपनी में ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच सेक्शन कोडिफाइज दिस पावर ऑफ अल्टरेशन? सेक्शन 10, सेक्शन 13, सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 62? तो आंसर है इसका हमारा सेक्शन 14, ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर फॉर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर? अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड, या फिर ओनली अ स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, या एनी इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर, या फिर कंपनी सेक्रेटरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमारा सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एनी अदर प्रोफेशनल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 135(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट द बोर्ड ऑफ अ क्वालिफाइंग कंपनी मस्ट इंश्योर दैट the company spends in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during the immediately preceding financial year, या फिर 3 immediately preceding financial year, या 5 या फिर past 10 years across all corporate metrics। तो ये हमारी सीएसआर की बात कर रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 3 फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज का नेट प्रॉफिट का 2% होगा, ठीक है, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 21 empowers the RBI to control advances by banking companies. The RBI can issue binding directions to banks regarding the margins to be maintained in respect of secured advances, या फिर the rate of interest to be charged on advances, या फिर the maximum amount of advances that can be made to any single company or individual, या फिर all of the above। सिंपल है, all of the above रहेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 45(z)(v) of the Banking Regulation Act 1949, if a customer leaves any regular safe custody articles with a bank and subsequent passes away, the bank can safely return the articles to the nominee. This payment best absolute uncompromised title in the nominee, या फिर provides a full statutory discharge to the banking company from all liabilities, या फिर exposed to the bank to challenges from remote third party legal heirs, या फिर requires compulsory clearance from a local revenue officer first। तो इसका आंसर प्रोवाइड्स अ फुल स्टैट्यूटरी डिस्चार्ज ऑफ द बैंकिंग कंपनी फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(y) of the Banking Regulation Act, what is the maximum statutory fine that can be levied on a banking company for regular ongoing procedural report submission of defaults?
अ पेनल्टी अप टू रेज 1 lakh पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, या फिर स्टैंडर्ड फ्लैट फाइन ऑफ 10 lakh या अप टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस इन्वॉल्व, या फिर फॉरफीचर ऑफ क्लियरिंग हाउस एक्सेस टैक्स। ओके, तो इसका आंसर हमारा ए, अप टू 1 लाख रुपीज, ठीक है, पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द आरबीआई एक्ट सेक्शन 42(2) requires scheduled commercial banks to submit a comprehensive weekly return to the RBI. This return must detail the bank's total demand and time liabilities at the close of business on Friday, या फिर the total amount of bank notes held in vaults, या फिर the names of all corporate loan defaulters, या फिर the salary statement of senior managerial personnel। तो याद रखिएगा इसको एनडीटीएल से याद रखिएगा, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 45H ऑफ द आरबीआई चैप्टर 3B provides for chapter not to apply to certain corporations. Which of the following is explicitly excluded from the NBFC regulatory oversight rules of this chapter? A banking company और एनी कोऑपरेटिव का बैंक, या फिर प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, या माइक्रो फाइनेंस लोन मॉड्यूल्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हाउसेस। ओके, तो याद रखिएगा इसको, बैंकिंग कंपनी और एनी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आरबीआई एक्ट द सेक्शन 40 mandates a critical international transaction parameter. The RBI is bound to sell or buy foreign exchange to or any authorized person at such rates as may be determined by the central board of the bank independently, central government in consultation with bank, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स। सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एनआई एक्ट सेक्शन 13 स्टिपुलेटिंग negotiable instrument defines it as a promissory note, bill of exchange or check payable to bearer only, either to order or to bearer, या फिर the order of a scheduled nationalized bank exclusively, या फिर registered cooperative entity module line। इसका आंसर either to order या फिर to bearer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 143E of the NI Act authorize the court trying a check bounce case to direct the drawer to pay attention compensation within how many days must this interim compensation be paid? Within 30 days from the date of order, या फिर within 60 days from the date of order which may extend to further period of not exceeding 30 days, या within 90 days, या फिर immediately over the counter। आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका है विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर, और 30 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कस्टमर गिव्स अ बैंक a written order countermanding the payment of a check drawn by him. Despite receiving clear written instructions, the bank pays the check under negotiable instruments. Liability structures the bank is protected because the check was given, yeah, is liable for wrongful payment and must credit the customer's account, या can split the liability loss with the pay, या फिर can recover the money from clearing houses। आंसर इसका इज लेवल फॉर रॉन्गफुल पेमेंट एंड मस्ट रीक्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties. However, which of the following represents an explicit exception where a foreign judgment is not a conclusive? Where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, या where it has not been given on merits of the case, या फिर where it appears on the face of the proceeding to be founded on an incorrect view of international law or refusal to recognize the law of India, या फिर all of the above। तो इसका आंसर हमारा all of the above, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द सीपीसी a court may issue a commission to execute multiple actions in the course of justice. Which of the following is a permitted purpose for issuing a commission under section 75? To examine any person, make a local investigation or examine accounts, या फिर to make a partition of immovable property, या hold a scientific technical expert investigation, या फिर all of the above। all of the above रहेगा इसका, ठीक है। कमीशन इशू की जाती है और
कमीशन का ऑर्डर कौन सा है वो मेरे को बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 21 रूल्स 46 ऑफ द सीपीसी, a debt due to a judgment debtor can be attached. The court can issue an explicit order prohibiting the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment until further orders. तो इसको क्या बोलेंगे, दिस ऑर्डर इज डायरेक्टेड टू द गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। गार्निशी होता है जजमेंट डेटर्स को बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर ये पीपीटी मिलेगी। बाकी नोट्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द बीएसए provisions details the rules regarding confession made to a police officer which specific statement reflects the statutory baseline shift. A confession made to a police officer below the rank of SP can never be proved. A confession to made to a police officer are admissible if recorded on an electronic signature template. या फिर all custodied assertions are primary evidence without exception, या फिर police confession can be proved if attested by a local police officer. तो क्या है इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एसपी कैन नेवर बी प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा घुमाकर पूछा है, बट ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द बीएससी व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन accused of any offense in the custody of all police officers, so much of such information as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. This corresponds to which old legacy IE rule? ऑर्डर सेक्शन 27 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बीएससी डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन है, कहाँ पर दिया है। mandates that when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is proved that soon before her death she was subjected to cruelty, the court shall presume that such person had caused the dowry death, ठीक है। सेक्शन 170 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर दिस 15 सेक्शन 15D of the SEBI Act, if any person fails to resolve investors grievance within the time specified by the board, they shall be liable to a structural financial penalty of 10,000 only 1 lakh for each। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसको मत पढ़ो, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना, ठीक है, चेयरमैन ऑफ सेबी या फिर ये, तो ये होगा हमारा, ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और ये हमारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ये हम पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 13(10) of the SARFAESI Act, if the dues of the secured creditor are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank can file an application for recovery of the balance amount before which specialized authority, the principal civil कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या फिर डीआरटी या हाई कोर्ट कॉमर्शियल बेंच या फिर एनसीआरटी। तो इसका आंसर हमारा डीआरटी, ठीक है। सरफेजी एक्ट के जितने भी क्वेश्चन जाएंगे वो डीआरटी में जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द सरफेजी एक्ट, अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इंटेंड्स टू सेल अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टेकन इनटू फिजिकल पोजेशन अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी इंटरेस्ट रूल्स 2002, the bank must serve a clear public notice or auction notice to borrower specifying a minimum time frame of 15 days, 30 days, 45 या फिर 60 days। याद रखिएगा 30 डेज की यहाँ पर बात की गई है, ओके। फेमा एक्ट की है, फेमा एक्ट सेक्शन 4 स्टिपुलेट्स अ स्ट्रिक्ट जनरल रेस्ट्रिक्शन, नो person resident in India shall acquire, hold on, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or any immovable property सिचुएट विद इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स या फिर आउटसाइड इंडिया या एसईजी या फिर विद इन ऑफशोर बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशंस। आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर फेम एक्ट सेक्शन 15 डिटेल्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हु possesses द एब्सोल्यूट ऑपरेशनल अथॉरिटी टू कंपाउंड एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर द एक्ट एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वायलेशंस ट्राइड बाय ईडी। तो द डायरेक्टरेट ऑफ ईडी हेड एक्सक्लूसिवली या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भाई ये ईडी के जो आरबीआई है वो देखेंगे। डेजिग्नेटेड अफसर फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएशन को सेटलमेंट फी लेकर कंपाउंड कर सकते हैं,
ओके, और आई होप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को। अच्छा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वायलेशन ट्राइड बाय ईडी, ठीक है, इसको हटा दो, तो आरबीआई का आंसर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आईबीसी कोड सेक्शन 58 defines financial debt, which of the following is considered an explicit financial debt component? तो यही है हमारा आंसर बी। बी नहीं, सभी हैं। मनी borrowed against the payment of interest या फिर any amount raised pursuant to any note purchase facility of the issuer bonds, bonds, debentures, loan stock or any electronic signature या फिर an amount of any liability in respect of any lease। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आईबीसी कोड, if a corporate resolution plan cannot be finalized within the statutory mandated time frame or is explicitly rejected by the COC, what mandatory judicial track is automatically ordered by the NCLT under section 33? Reconstitution of the board of directors with corporate state advisors या फिर liquidation of corporate debtor या फिर transfer of the suit files to the DRT या compulsory merger with a public sector undertaking। लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। अब आते हैं टीपी एक्ट पे, अंडर सेक्शन 58D टीपी एक्ट, वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स possession or binds himself to deliver possession of the mortgaged property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money. The transaction is called a simple mortgage, mortgage by conditional sale और usufructory या फिर इंग्लिश mortgage। तो इसको बोलेंगे हम यूजीफ्रैक्टरी मॉर्गेज। ठीक है, वहां पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता, लेकिन प्रॉफिट जो आता है प्रॉपर्टी के रेंट वगैरह से, वो सारी चीजें जो कौन लेता है, जिसको मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी वो ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिएट्स अ गिफ्ट ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी, द गिफ्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाय बोथ पार्टीज एंड बी टेक्स फिजिकल पोजेशन। However, before the gift deed can be registered under Registration Act 1908, A revokes the gift under Section 123 of the TPE. The gift is valid since B has already accepted या फिर void because of the gift of immovable property can only be affected by a registered instrument signed by the donor and attested by at least two witnesses या फिर voidable at the absolute option of B या फिर illegal। याद रखिएगा ये void हो जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने जो कैंसिल कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एसआरए, if in a suit for a specific performance the court decides that specific performance ought not to be granted but that there is a contract between the parties which has been broken, what remedy must be ordered? The court shall award the plaintiff compensation for the breach accordingly, या फिर the suit must be dismissed without options, या the file must be referred for compulsory arbitration या फिर mandatory injunction against the buyer। आंसर हमारा, द कोर्ट शैल अवॉर्ड द प्लेंटिव कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एसआरए, अ पर्सन कैन फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्रीज, व्हाट इज द फंडामेंटल स्टैट्यूटरी लिमिटेशन रिगार्डिंग दिस रिलीफ? इट कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ द प्लेंटिव omits टू क्लेम consequential further relief which they are able to seek, या फिर इट रिक्वायर्स मैंडेटरी प्रीमेडिएशन या अवेलेबल फॉर रियल एस्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर ये तो कुछ भी नहीं है इसमें से आंसर, बस यही है ये। It cannot be granted if plaintiff omits to claim consequential further relief which they are able to seek। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिसाइज लीगल ऑपरेशनल मीनिंग ऑफ एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविटेट? तो इसका आंसर बताइए। एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रिजुडाइज टू मैन, नो मैन, या फिर नो वन कैन बी जज इन देयर ऑन केस, या फिर हियर बोथ साइड्स, या फिर इक्वलिटी फॉलोज द लॉ। इसका आंसर एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रिजुडाइज नो मैन। ठीक है, कोर्ट के डिले से की गलती की वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्राइन फॉर हैजार्डस इंडस्ट्रीज रिप्लेसिंग द ओल्ड कॉमन लॉ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्सेप्शंस? तो यही है, याद रखिएगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी या फिर एनवायरमेंट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एमसी लॉ को मोस्टली याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, if a written acknowledgement of liability is executed by a debtor after the expiration of the primary prescribed limitation period,
What is the legal effect? It extends the limitation period by fresh 3 years. Yeah, it has no legal effect and cannot revive a time barred debt under section 18. या फिर the debt becomes immediately compensable that, या फिर ये, तो यही है सेक्शन 18 पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आईटी एक्ट विच सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन क्रिएट्स स्ट्रिंजेंट क्रिमिनल लायबिलिटी प्रोवाइडिंग imprisonment up to 3 years for hacking or intentional accessing a computer network without permission causing disruption of data theft. सेक्शन 43, 66, 66B या फिर 66C। ओके, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, और इसका आंसर है हमारा सेक्शन 66, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर passed by the National Consumer Dispute Redressal Commission in the exercise of its original jurisdiction may prefer an appeal to the Supreme Court of India within how many days? 30 days, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया पहली वीडियो में, तो इसलिए ज़्यादा इस पर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैंडर्ड लिमिट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन? कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, 4 मंथ्स इसका आंसर है, ठीक है। रट जाने चाहिए आपको ये आंसर्स, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत मॉक टेस्ट हम 18 कर रहे हैं, तो इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट हु possesses द एब्सोल्यूट statutory right to revoke a trust if it has been expressly created by a revocable instrument or contains clear termination clauses? The trustee independently, the author of the trustee बेनिफिशियरी लाइन एक्सक्लूसिवली, या फिर आप प्रिंसिपल सिविल कोड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रजिस्ट्रार? तो इसका आंसर है हमारा द ऑथर ऑफ द ट्रस्टी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 78, ठीक है। और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, आंसर देना कमेंट में। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीपीटी मिल जाएगी। बाकी एक बार देख लेना नोट्स, किसी को जरूरत हो, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, इस नंबर पर, यहीं पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।